योजना आयोग के बारे में यह बात है कि भारत के जो शुरुआती आज़ादी के आसपास भारत में जो आर्थिक स्थिति थी बहुत भयावह थी। अभी अभी हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश सत्ता से, और हमारे शोषण का जो हाल था उसमें हमारे पास न इंफ्रास्ट्रक्चर थे, न अन्न था, कुछ भी बेहतर नहीं था, लुटे पीटे हुए थे हम। लेकिन इस आपात स्थिति में सोवियत रूस जो था काफ़ी विकास कर रहा था। उस विकास के पीछे जो कारण था उसकी पंचवर्षीय योजनाएं, इसी कारण से रूस महाशक्ति बनने पर था। पंचवर्षीय योजनाओं का जो हाल था कि उसका आइडिया था कि 5 साल का एक टारगेट लेके समय में अपने संसाधन, जो उसके पास धन है, जो उपलब्ध संपत्ति है, जो उसके पास अन्य चीज़ें हैं, उसका एक निश्चित व्यवस्थित ढंग से आवश्यकता के अनुरूप हम विकास के कार्यों को अंजाम दें। यही योजना बनाने की पॉलिसी थी उसकी, और इसके कारण वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। 5 साल का टारगेट। शुरुआती में जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये सब थे, जो उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए ऐसी ही पंचवर्षीय योजनाओं की कल्पना की कि भारत को एक टारगेटेड पॉलिसी अपनानी चाहिए अपने आर्थिक विकास के लिए, और इसके लिए एक संस्था निर्माण होनी चाहिए जो ऐसे विकास के कार्यों को एक टाइम बॉन्डिंग में पूरा करे। संविधान बन चुका था, सत्ता भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ऐसी कोई भी संस्था नहीं बनी थी जो ऐसे योजनाओं का निर्माण करे और उसको एक व्यवस्थित ढंग से अमल करे। इसी क्रम में 1950 में एक ऐसी संस्था का गठन किया गया जिसका संविधान में कोई व्याख्या चर्चा नहीं थी, योजना आयोग। वैसे केसी नियोगी ने 1946 में आज़ादी के पहले ही इसके बारे में एक अपना प्रतिवेदन दिया था। इस आयोग ने अपना एक प्रस्ताव दिया था कि भारत में एक ऐसी संस्था बने जो भारत के आर्थिक विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और उसको अमल में लाए। किसी नियोगी 50 में जब जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए एक ऐसी संस्था योजना आयोग का गठन किया जिसका कोई रूपरेखा का निश्चित स्वरूप नहीं था। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक मामूली प्रस्ताव के यह संस्था बनी जिसके में मूल था कि इसका जो इस योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री स्वयं होगा, और इसके अलावा उपाध्यक्ष होंगे और 4 से 7 तक इसके सदस्य होंगे। इसमें कोई रूपरेखा, इस सदस्यों की योग्यता, टाइम बॉन्डिंग, उसका कोई क्वालिफिकेशन, कोई व्यवस्थित नहीं था। यह संस्था एक ऐसी संस्था थी जो केवल सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती थी, सलाह देती थी। लेकिन यह सलाह इतना कारगर और महत्वपूर्ण था कि भारत के तमाम आर्थिक कार्यों का ये योजना आयोग नियंता बन गया, और यही योजना आयोग के कारण भारत अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को कारगर ढंग से अप्लाई किया, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे मुख्य था कि कृषि के विकास पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि पहले था पेट, भूख, अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए, और कृषि के विकास के लिए ज़रूरी था सिंचाई के साधनों का विकास। और इस तरह से एक पंचवर्षीय योजना के तहत कई ऐसे बड़े बड़े बांध और नहर परियोजनाओं की शुरुआत की गई। खासकर उसमें भाखड़ा नांगल महानदी पर कई ऐसे योजनाएं बनी, हीराकुंड बांध, और भी कई ऐसी 3-4 योजनाएं बनी जिसमें था कि एक नहर का जाल बिछाकर भारत के कृषि के उन्नति में प्रयास किया जाए, यानी कि एक टाइम बॉन्डिंग, एक टाइम में 5 साल में इसको पूरा कर देना है। यह योजना आयोग काफ़ी कारगर ढंग से भारत को 12वीं योजना, पंचवर्षीय योजना तक हम आर्थिक रूप से, खासकर कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और भी कई ऐसे क्षेत्रों में हमने
काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इस योजना आयोग को दरकिनार कर दिया गया। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई, कहे कि योजना आयोग एक फ्लॉप संस्था है। उसने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, 5 साली योजनाएं या 10 साल या 20 साल दीर्घकालिक योजनाएं, तमाम योजनाएं बहुत कारगर ढंग से सफल नहीं हो रही हैं। इसमें बहुत अधिक लागत लग रहा है, बहुत अधिक खर्च हो रहा है, यह एकदम उपयोगी नहीं है। और भी कई ऐसी तरह की खामियां थी इन योजनाओं को लागू। बाद में ये पंचवर्षीय योजना में जो भी टारगेट रखा जाता था वो पूरा नहीं हो पाता था। संसाधनों की कमी के कारण, तात्कालीन बाजारी शक्तियों के कारण, और भी कई ऐसे फैक्टर्स थे जो इन योजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ये योजनाएं आधी अधूरी रह जाती थी और फिर अगले पंचवर्षीय योजना में उनको छोड़ दिया जाता था। जैसे कोई पुल बन रहा है, उसका पैसा फंड खत्म हो गया तो वो योजना गई, अब फिर नई योजना। यानी कि ये योजनाएं एक भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों के कारणों से यह भारत के आर्थिक विकास का एक अवरोधक ही बन गया। वैसे इस योजना का कार्य बहुत बेहतर था। इसमें क्या था कि इसमें राज्य और तमाम क्षेत्रों के सहयोग से यह योजना आयोग एक प्लान करती थी और चरणबद्ध ढंग से उसके संसाधनों की उपलब्धता को निश्चित करती थी, और भारत सरकार या केंद्र सरकार के पास कितने संसाधन हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर आवंटन भी करती थी और समय समय पर उसका मॉनिटरिंग करती थी। उसमें सहयोगी और विरोधी तमाम तत्वों का वो समीक्षा करती थी और उसके बाद उस योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए सलाह देती थी। तकनीकी सलाह, संसाधन के सलाह, सरकारी तंत्र का सलाह, इस सब चीज़ों को सलाह देकर ये योजनाओं को अमल में लाने का प्रयास करती थी और बहुत हद तक शुरुआती समय में ये काफ़ी कारगर भी हुआ। लेकिन बाद में राजनीतिक तत्व इतने हावी हो गए कि लोकतंत्र के इस क्रेडिट लेने की जो बात आई कि ये योजना ये मैंने शुरू किया है तो इसका वोट हमको मिलना चाहिए, ये सब राजनीतिक जो विद्रूपता ने इन योजनाओं का बंटाधार कर दिया। और इस तरह से कई बार पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म बीच में छोड़ दिया गया, रोलिंग प्लान आया, फिर कई ऐसे प्लान आए, एक वर्षीय प्लान आए। यानी कि अंतोगत्वा इस पंचवर्षीय योजनाओं से स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति दिशाहीन होती जा रही थी, पूंजीवाद की आक्रामकता बढ़ती जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर इन योजनाओं को असक्षम बनाने में हाथ धोकर पड़ी हुई थी। विकास दर और तमाम जीडीपी और कई ऐसी बातें आ गईं। इसमें एक और समस्या थी, विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन भी नहीं था कि अगर भूमि चाहिए तो जो इस क्षेत्र कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए नियम कानून हैं, यानी कि इसमें कई तरह के अवरुद्ध और कई तरह के इसमें फैक्टर्स इन पंचवर्षीय योजनाओं को एक तरह से बंटाधार करने के पीछे पड़ गए। इसमें मूलतः जो सबसे बड़ा कारण था कि भारत में निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पूंजी का दबाव इन सार्वजनिक कार्यक्रमों को फ्लॉप करने के लिए पड़ी रही और अंतोगत्वा भारत सरकार इन पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग तमाम चीज़ों से अपना पिंड छुड़ाने में ही भलाई समझे। इन्हीं सब कारणों को लेकर जब नरेंद्र मोदी सरकार आई 14 में, उसके बाद 15 में तुरंत उन्होंने नीति आयोग का गठन किया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नामक एक नई संस्था का गठन किया गया। यह नीति आयोग काफ़ी कारगर ढंग से नए सिरे से उन तमाम चीज़ों की कमियों को दूर करते हुए एक नई संस्था के रूप में काम करती रही। वास्तव में यह नीति आयोग पहले वाली योजना आयोग की संस्था का सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन इसके पास कोई संवैधानिक या कारगर उपाय नहीं। वास्तव में ये हुआ कि भारत की जो भी आर्थिक गतिविधियां थीं अब
वर्तमान में पूंजीवादी ताकत के आगे ये नतमस्तक होती दिखती है। भारत सरकार भी अपने तमाम योजनाओं में अब निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूर होती दिख रही है। और इस तरह से जितने भी हमारे विकास के कार्यक्रम थे, खासकर संरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, नहर, बिजली, पानी, सिंचाई, ये तमाम क्षेत्रों में जो हमारी योजनाओं के तहत काम हो रहा था, वह अब बहुत हद तक कहा गया कि सरकार अब इन दायित्वों से पीछे हटती नज़र आ रही है और इसको कहा जा रहा है कि अधिक दायित्ववान संस्थाओं के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। और इसमें उन्होंने पहले तो सार्वजनिक संस्था थी, उसके बाद पीपीपी मोड में संस्थाओं को चलाने की बात आई और अब पूरी तरह से प्राइवेट या निजी संस्थाओं को देने की बात हो रही है। इस तरह से हमारा जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो लाया गया, वह भी अब कारगर ढंग से अपने नियम और अपनी नीति और तमाम चीज़ें नहीं कर पा रही हैं पूंजीवादी दबाव के साथ। अब हम लोग नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। नीति आयोग यह एक सलाहकारी संस्था है। इसमें यह कहा गया कि इसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और इसका काम होगा कि भारत के तमाम तरह की योजनाएं हैं जो भारत के संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण बातें काम करेंगे, उसके लिए एक तकनीकी सहायक के रूप में काम करेगा। पहले वाली जो योजना आयोग का था, वह योजनाएं बनाता था और उसके चरणबद्ध ढंग से उसका प्राथमिकता के आधार पर स्वरूप भी तय करता था और संसाधन भी उपलब्ध कराता था। लेकिन नीति आयोग ये सब कोई काम नहीं करता। यह कहता है कि हम केवल तुम लोगों को तकनीकी सहायता देंगे और इसके तमाम ज़रूरतों के लिए एक सलाहकारी उपाय बताएंगे कि आप अपने राज्य या केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकेगा। एक ही चीज़ को नीति आयोग पकड़ता है, वह कि विभिन्न जो विभाग हैं उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित है। योजना आयोग के फ्लॉप करने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण था कि विभिन्न तरह के विभाग आपस में मिलकर उस पर काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। योजना आयोग ऐसा नहीं करता। लेकिन नीति आयोग कहा कि यही सबसे बड़ी कमी है कि अगर आप कोई बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें जो हमारा ऊर्जा मंत्रालय है, जो हमारा जो सिंचाई के संबंध में जो मंत्रालय है, जो कृषि मंत्रालय है, उद्योग है, सभी मंत्रालयों का बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे के साथ सहयोग हो और एक दूसरे की आवश्यकता और कमियों को ध्यान में रखकर काम किया जाए। नीति आयोग इसी के लिए कारगर ढंग से काम आई। लेकिन यह संस्था बनाई गई थी बहुत बेहतर ढंग से काम करने के लिए, लेकिन इसका जो स्वरूप है उसमें साफ साफ झलकता है कि इसका जो नीति निर्माता है वो प्रधानमंत्री हो गया और उसकी कैबिनेट हो गई। क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष होगा, जो अभी सुधीर कुमार नाम के कोई हैं वो बने हुए हैं, और इसके अलावा कई ऐसे CEO होंगे जो इसको एक तरह से सचिव स्तर के होंगे। ये सचिव स्तर के इसमें काम करने वाले होंगे और सभी मिलकर इसका काम करेंगे। इसके बाद 5 तक इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 2 इसके एक्सपर्ट सदस्य होंगे जो अनुसंधान और विश्वविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, और कुछ पदेन सदस्य होंगे, 4 पदेन सदस्य होंगे। इस तरह से यह एक संस्था काम करती रही। लेकिन इस संस्था का जो अभी वर्तमान में जो हम स्वरूप देख रहे हैं, यह एक निष्क्रिय संस्था के रूप में बस सामने आ रही है। क्योंकि अब जो भी योजनाएं बन रही हैं वह कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। मतलब पहले 5 साल के लिए काम होता था,
अब भारतीय इकोनॉमी का जो दूरदृष्टि है वो 20 साल 50 साल वाली योजनाओं को लेकर चल रहा है कि 50 साल के बाद हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे डायरेक्ट होंगी, उसके लिए काम कर रहा है। वैसे शॉर्ट टर्म भी है, 1 वर्ष की भी योजना है, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है। इस तरह से ऐसा मकड़ जाल बना दिया गया है कि एक स्पष्ट विकास की योजनाएं बन ही नहीं पा रही हैं, और सभी जो बन रही हैं वह आधी अधूरी और पूंजीवादी संस्थाओं के द्वारा काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहा जाए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था या उसकी दिशा जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में सोचा था, आज वह पूरी तरीके से दिशा भ्रम होकर हम औद्योगिक और तमाम विकास को केवल कानूनी पचड़े और नीति और विभिन्न तरह के नारेबाजी आदि के रूप में हम देख रहे हैं। हम अब किसी भी बड़े परियोजना का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे परिवहन के क्षेत्र में। अब पहले था कि हमारी योजनाओं का मूल उद्देश्य था कि कृषि में हम आत्मनिर्भर हों, औद्योगिक विकास हो, और हमारा कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिसमें कि आम जनता को कल्याण की बात हो, उसको फ़ायदा हो, उसको सुविधा हो, और ये सब साथ मिलकर हम एक विकसित राष्ट्र को बनाएं और भारत के तत्वों को लेकर बनाएं, भारत की मानसिकता के रूप में बनाएं। भारत जो एक कल्याणकारी, लोकतांत्रिक और राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने, अपनी शर्तों पर, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने ढंग का कल्याणकारी राज्य बने, न कि हम विकसित राष्ट्रों के भोगवादी कल्याणकारी राष्ट्र बनाएं। हम भोगवादी कल्याणकारी राष्ट्र नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक समन्वयवादी, सामाजिक, सामूहिक, सांस्कृतिक राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। जबकि विकास का नया एजेंडा है कि भौतिकवादी, भोगवादी विकसित राष्ट्र बने, अमेरिका बने, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस बने। वहाँ विकास का जो लक्ष्य है वो है भौतिकवाद, भोगवाद। हम सुविधा भोगी नहीं बनना चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि हमारी सामूहिकता, सामाजिकता, हमारे मानवीय जो अनुभूतियाँ हैं, जो करुणा, दया और तमाम चीज़ें हैं, वह विकास के मुख्य एजेंडे में हो। हम विकास चाहते हैं, हम संसाधनों और तमाम चीज़ों की ज़रूरतों को चाहते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते हैं कि हम इस विकास की दौड़ में, हम इस भोग की दौड़ में अपने उस सांस्कृतिक चिंतन और हमारे जो सामाजिक पारिवारिक दायित्व हैं वह कहीं भौतिकवाद के चक्कर में न पड़ जाए। इस तरह से भी द्वंद्व में है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसी सब कारणों से जो हमारी नीति आयोग जो अभी काम कर रही है वह केवल एक दिखावटी संस्था बन के रह गई है। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी इसके निर्णय या जो भी इनके संकेत आ रहे हैं, बस यह एक मूक दर्शक संस्था के रूप में काम कर रही है। कुछ योजनाएं, कुछ तमाम चीज़ों पर यह सलाह देती है, कुछ नीति, क्योंकि अब इसके पास पूर्ण रूप से योजनाएं बनाने का अधिकार नहीं है। योजनाएं या जो भी बनाने का जो भी स्वरूप है वो राज्यों को दे दिया गया है कि आप योजना बनाइए, हम केवल वहाँ से आपको तकनीकी सहायता देंगे, आपको ज़रूरती आदेश या सलाह देंगे, हम संसाधन भी आवंटित नहीं करेंगे। कहा कि संसाधन आवंटन, पहले योजना आयोग संसाधन के भी आवंटन का प्रस्ताव रखती थी कि यहाँ इस योजना को बनाने में इस सरकार को इतना खर्च होगा, इसलिए बजट प्रावधानों के अनुसार या योजना आयोग के द्वारा इस सब चीज़ों को उसको आवंटित किया जाए। लेकिन नीति आयोग अब संसाधनों का आवंटन नहीं कर सकती, वो केवल एक सलाह देगी। बजटीय प्रावधान में उस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को इतना आवंटन की चाहिए, आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। इस तरह से। और दूसरी बात ये हुई है कि यह जो नीति आयोग है यह अब केवल सर्वेक्षण आयोग बन के रह गया है कि भारत की दिशा, औद्योगिक व कृषिगत दिशा क्या होगी। जैसे इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये अब जारी कर रही है कि भारत के विभिन्न राज्यों का जो वहाँ नए औद्योगिक विकास हैं उसका दिशा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह किस दिशा में बढ़ रही है। कर्नाटक राज्य जो है वह अभी इनोवेशन यानी कि नए
औद्योगिक इकाइयाँ और नए चीज़ों के निर्माण के क्षेत्र में वह बहुत सबसे आगे बढ़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इस तरह से हम देख रहे हैं तमिलनाडु, ऐसे राज्य, ये सब राज्य दक्षिण भारत के राज्य बहुत तेज़ी से इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि वहाँ जो आय की मात्रा है, वहाँ संसाधन है, वहाँ निवेश के लिए धन है, सरकार की तमाम नीतियाँ और विदेशी संपर्क है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो इन राज्यों में विकास और औद्योगिकरण के लिए कई ऐसे फैक्टर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य जो हैं ये सबसे पिछड़े राज्य हैं। इनोवेशन के इंडेक्स में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ है। उसके बाद बिहार है 17वें नंबर पर, जो सबसे निचला पायदान है, 17वां, उसमें झारखंड है, 16वें पर बिहार है, 15वें पर छत्तीसगढ़ है। तो ये चिंता का विषय है कि ये सब केवल नीति आयोग मुख्य दर्शक रूप से लिस्ट जारी करे, जबकि नीति आयोग का काम होना चाहिए कि ये राज्य क्यों पिछड़े हुए हैं उस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर विकसित राज्य और अविकसित राज्यों के बीच में अगर खाई बढ़ती जाएगी, अगर दूरी बढ़ती जाएगी, आर्थिक विकास की दूरी, तो इससे असंतोष फैलेगा और आपसी राज्यों के बीच आपसी टकराहट बढ़ेगी। नीति नियंताओं को कई तरह की दिक्कत होगी कि एक ही नीति से हम, अब जैसे कि नीति आयोग ने सलाह दिया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में विकास की गति तीव्र है, इनोवेशन वहाँ ज़्यादा है, इसलिए सरकार उस पर अधिक इन्वेस्ट करे, उसको और विकसित बनावे, क्योंकि वहाँ से सरकार को टैक्सेशन और तमाम तरह की और चीज़ें मिलती हैं। बिहार वह सरल राज्य है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे राज्य, इनको अब इस पर इन्वेस्ट करना, इस पर खर्च करना, इसको और विकसित बनाने के लिए प्रयास करना फालतू है, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष है। पूंजी हमेशा लाभ के लिए खर्च होता है, घाटे के लिए, हानि के लिए पूंजी नहीं खर्च होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जो पूंजीवादी दृष्टिकोण है, इसमें जो पिछड़ गए और पिछड़ते चले जाएंगे और दबते चले जाएंगे। इस तरह से आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए योजना आयोग को पढ़िए, नीति आयोग को पढ़िए और उसके इनोवेशन इंडेक्स को पढ़िए। इनोवेशन इंडेक्स आपको हम कल उपलब्ध करा देंगे, उसकी तमाम चीज़ों को। लेकिन अभी आप लोगों को चाहिए कि योजना आयोग के बारे में जो आपके पास दिया गया है मटेरियल और नीति आयोग के बारे में जो बातें हैं उसको एक बार पढ़िए, फिर उस पर और हम बात करेंगे। बंद कर दो।